हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी दी थी। विजयनगर साम्राज्य पर जो है 4 वंशों ने राज्य किया था: संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश और आरवेंडु वंश। तो हमने जो पहली वीडियो थी उसमें जो है संगम वंश के बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम सुल्लू वंश, तुल्लु वंश और आरवेंडु वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की गहराइयों को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आज हम बाकी के जो 3 वंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर राज्य किया था उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। और कौन कौन से उस समय जो है शासकों ने जो है इन वंशों पे राज्य किया था, उन्होंने कौन कौन से सुधार किए थे। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पिछली वीडियो में मैंने संगम वंश के बारे में जो है आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने राज्य किया था। हमने जो है सिर्फ एक वंश के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 3 वंशों के बारे में इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्लू वंश की। जैसे कि संगम वंश था, उसमें आखिरी के जो 3 शासक थे, मल्लिका अर्जुन, विरूपाक्ष और प्रोडदेव राय। तो मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में ये आखिर के 3 शासक थे जिन्होंने राज्य किया था, लेकिन कई किताबों में जो है प्रोडदेव राय का जिक्र नहीं किया जाता। कई किताबों में सिर्फ विरूपाक्ष द्वितीय को ही जो है अंतिम शासक घोषित किया गया है और जो है प्रोडदेव राय का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आपको इसे एक नाम मात्र की तरह ही लेना है प्रोडदेव राय को। ठीक है, क्योंकि विरूपाक्ष जो है इस वंश का जो है आखिरी अंतिम शासक माना गया है। और प्रोडदेव राय जो है ऐसा माना गया है कि मल्लिका अर्जुन को ही जो है प्रोडदेव राय कहा जाता था। ठीक है, मल्लिका अर्जुन को ही प्रोडदेव राय कहा जाता था, ये इसका दूसरा नाम है, ऐसा माना जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं सुल्लू वंश के बारे में। जो सुल्लू वंश है, सुल्लू वंश संगम वंश के बाद जो है सुल्लू वंश शुरू हुआ और इसका शासनकाल था 1485 से 1505 ईस्वी। 1485 से 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। सुल्लू वंश का संस्थापक जो है नरसिंह सालुव था। वह विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से हटाकर गद्दी पर बैठा। ठीक है, जो नरसिंह सालुव था इसने विरूपाक्ष को जो है हटाकर जो है, क्योंकि अंतिम जो शासक है जो है मोस्टली विरूपाक्ष को ही माना गया है, तो हम विरूपाक्ष से ही शुरू करेंगे। तो जो विरूपाक्ष है उसे गद्दी से उतारकर जो नरसिंह सालुव है वह गद्दी पर बैठा। और इसका जो पुत्र था वो अभी बालिग नहीं था, अल्पवयस्क पुत्र था। अल्पवयस्क मतलब जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, यानी कि वो अभी गद्दी के योग्य नहीं है। ठीक है, तो गद्दी पर भी तभी बैठाते थे जब एज जो है 18 साल होती थी बच्चे की। तो इसीलिए अभी जो नरसिंह सालुव है इसका जो पुत्र था वो अल्पवयस्क था, तो इसीलिए इसने जो है अपने अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण के लिए जो है नरसा नायक को नियुक्त किया। इसने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षण के लिए इसने नरसा नायक को नियुक्त किया। नरसा नायक ने समय पाते ही अब उसके मन में जो है छल आ गया, यानी कि उसके मन में जो है बेईमानी आ गई। तो उसने क्या किया, उसने समय पाते ही विजयनगर पर अपना जो है अधिकार कर लिया। विजयनगर की सत्ता अपने हाथों में उसने
ले ली, अपने हाथों में ले ली। 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने नरसा नरेश यानी कि नरसिंह सालू की हत्या कर दी। वीर नरसिंह ने सालू नरेश की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया, और इससे जो है एक नए वंश तुल्लु वंश का जो है राज्य शुरू हुआ और गद्दी पर बैठ गया, जिससे एक नया वंश शुरू हुआ जिसे हम तुल्लु वंश कहते हैं। तुल्लु वंश। ठीक है, तो आगे हम जो है तुल्लु वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने आपको जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था संगम वंश के बारे में, और संगम वंश में जो है आखिर के 3 शासक कौन कौन से थे? मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष और प्रोढ़देव राय। प्रोढ़देव राय एक नाम मात्र का जो है इसके बारे में जो है इतिहास में जिक्र किया हुआ है। कई किताबों में प्रोढ़देव राय के बारे में जिक्र नहीं भी किया हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रोढ़देव राय का जिक्र कई किताबों में नहीं मिलता, तो ज्यादातर जो है विरूपाक्ष को ही जो है अंतिम शासक माना जाता है संगम वंश का, और जो मल्लिकार्जुन है उसे ही कई किताबों में प्रोढ़देव राय कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विरूपाक्ष यानी कि जो अंतिम शासक है यहीं से हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो विरूपाक्ष है ये इस वंश का अंतिम शासक था, और उसके बाद तुल्लु वंश जो है शुरू हुआ जिसका शासनकाल रहा था 1485 से 1505 ईस्वी में। इस वंश का संस्थापक था नरसिंह सालू। नरसिंह सालू जो है इसने इस वंश की स्थापना की थी। इसने जो है विरूपाक्ष को गद्दी से उतारकर खुद गद्दी पर बैठ गया, और इसने अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी कि अपना जो जिसकी एज 18 नहीं है, अल्पवयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 साल नहीं है, तो अपने जो है अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षण के लिए यानी कि जब तक इसका पुत्र जो है 18 साल का नहीं होता तब तक जो है राज्य पाठ, ठीक है, कौन संभालेगा? नरसा नायक, यानी कि जो नरसा नायक है वो एक तरह से इसका जो है गवर्नर है। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए आया जो है रखते हैं, ठीक है, जो कि इसका लालन पालन करती है। तो यहीं पर जो नरसा नायक है उसे इसके संरक्षण में रखा गया था, इसी देख रेख में रखा गया था। लेकिन जो है नरसा नायक जो है इसके मन में छल आ गया, और नरसा नायक ने समय पाते ही विजयनगर की सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली, और 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने जो है सालू नरेश की हत्या कर दी। जो सालू नरेश है यहाँ पर नरसिंह सालू, इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। यहीं से एक नए वंश की शुरुआत होती है, तुल्लु वंश की। तो यहाँ पर जो है तुल्लु वंश की स्थापना हुई थी। आगे हम तुल्लु वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं तुल्लु वंश की। तुल्लु वंश, जो तुल्लु वंश था ये जो है 1505 से 1565 ईस्वी तक रहा, और इसके अंतर्गत जो है कई शासकों ने राज्य किया था, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तुल्लु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। तुल्लु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, जैसा मैंने आपको पहले बता चुकी हूं। ठीक है, वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक था, और जो है इसने पुर्तगालियों से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए। पुर्तगालियों से मैत्री का मतलब मित्रता की। ठीक है, अब बात करते हैं इस वंश के दूसरे शासक के बारे में, कृष्ण देव राय। कृष्ण
देव राय। जो कि इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कृष्ण देव राय जिसका शासनकाल रहा था 1509 से 1529 ईस्वी, इनका शासनकाल रहा। और कृष्ण देव राय इस वंश के एक बेहद महत्वपूर्ण शासक हुए थे। जो कृष्ण देव राय हैं, यह वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे। ये वीर नरसिंह के सौतेले भाई थे, यानी कि जो कृष्ण देव राय है वीर नरसिंह के सौतेले भाई हैं। ठीक है, सौतेले सौतेला भाई किसका? वीर नरसिंह का। तो जो कृष्ण देव राय है यह वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात जो है गद्दी पर बैठे, और कृष्ण देव राय वीर नरसिंह के सौतेले भाई थे। और इनका राज्य अभिषेक किया गया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ताकि इस दिन को और भी जो है यादगार बनाया जा सके। कृष्ण देव राय, जैसे इनका नाम है कृष्ण देव राय, तो इनकी जो है नाम को देखते हुए या इनके जो है इस दिन को याद रखने के लिए या बहुत ज्यादा अधिक ऐतिहासिक महत्ता जो है देने के लिए इनका जो राज्याभिषेक था वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया गया। राज्याभिषेक कब हुआ? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है इनका राज्याभिषेक हुआ, और इन्हें, ताकि लोग इन्हें कृष्ण का अवतार कहें, तो इन्हें जो है कृष्ण का अवतार कहा गया, क्योंकि इनका राज्याभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ठीक है, और इसीलिए जो है इन्हें धर्म के साथ जोड़ा, ताकि लोग इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण माने। तो इन्हें जो है कृष्ण का अवतार माना गया है। कृष्ण का अवतार। इतिहासकार डोमिंगो पायस, इतिहासकार डोमिंगो पायस, इतिहासकार डोमिंगो पायस का मानना है कि कृष्ण देव राय जो है इनके चेहरे पर, कृष्ण देव राय के चेहरे पर चेचक के निशान थे। चेचक के निशान थे। राजा महाराजा के समय में बहुत सारे यात्री जो कि अलग अलग मतलब देशों से आते हैं, ठीक है, जो कि यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान भारत में आते थे, और जो कुछ भी वह देखते थे उन मतलब उस समय में किस शासक का राज्य था, ठीक है, और राज्य प्रबंध किस प्रकार का था, लोग किस तरह के कपड़े पाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, रीति रिवाज क्या थे, तो वह उस पर जो है किताब लिख देते थे या फिर जो है अपना एक लेख लिख देते थे, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही उस शासक के बारे में भी जो है लिखते थे। तो यहाँ पर जो डोमिंगो पायस है, इन्होंने भी कृष्ण देव राय के बारे में कहा है कि उनके चेहरे पर जो है चेचक के निशान थे। 1513 ईस्वी में 1513 ईस्वी में कृष्ण देव राय ने उड़ीसा उड़ीसा के शासक गजपति रुद्रदेव को पराजित किया और उदयगिरी पर अधिकार कर लिया, और उदयगिरी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जिससे क्या है, इनकी जीत को देखते हुए कृष्ण देव राय की पत्नियां, कृष्ण देव राय, तो कृष्ण देव राय जो है और उनकी पत्नियां, कृष्ण देव राय और उनकी
पत्नियां तिरुमाला देवी और चिंता देवी ठीक है। उदयगिरी से जो है राजधानी लौटते हुए उदयगिरी से राजधानी लौटते हुए कृष्णदेवराय और उनकी जो पत्नियां थी तिरुमाला देवी और चिंता देवी, ठीक है, यह तिरुपति गए और यहाँ पर इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और उनका धन्यवाद किया। दर्शन किए और उनका धन्यवाद किया। ठीक है। यहीं पर जो कृष्णदेवराय है उसने यहीं पर कृष्णदेवराय ने बालकृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा खरीदी और उसे विजयनगर राज्य में पुनर्स्थापित किया। ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तुल्लु वंश के पश्चात जो है विजयनगर साम्राज्य पर तुल्लु वंश का राज्य हुआ था। जो तुल्लु वंश है इसका शासनकाल रहा था 1505 से 1565, यानी कि तुल्लु वंश में जो अलग अलग शासकों ने राज्य किया था तो उन सभी को मिलाकर जो है तुल्लु वंश विजयनगर पर 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा और इसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने जो है यहाँ पर राज्य किया। ठीक है। इस वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। जो वीर नरसिंह है इसने पुर्तगालियों के साथ जो है दोस्ताना संबंध स्थापित किया था। कृष्णदेवराय जो है इस वंश का दूसरा शासक था। जो कृष्णदेवराय है यह वीर नरसिंह का सौतेला भाई था, यानी कि जो वीर नरसिंह है इसकी मृत्यु के पश्चात जो है कृष्णदेवराय जो है गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल रहा था 1509 से 1529 ईस्वी। यह वीर नरसिंह का सौतेला भाई था। जब कृष्णदेवराय का राज्याभिषेक हुआ था तो इनका जो राज्याभिषेक है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है इस दिन को देखते हुए मनाया गया कि लोग इन्हें कृष्ण का अवतार मानेंगे। ठीक है। और इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है क्योंकि इनका जो राज्याभिषेक है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रखा गया और इनका नाम भी कृष्णदेवराय है। डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस के अनुसार जो है कृष्णदेवराय के चेहरे पर चेचक के निशान थे। जो डोमिंगो पायस है वह कहता है कि जो कृष्णदेवराय है उनके चेहरे पर जो है चेचक के निशान थे। 1513 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासक गजपति रुद्रदेव को पराजित किया। जो 1513 ईस्वी है इसमें जो कृष्णदेवराय है उसने उड़ीसा के शासक जिसका नाम था गजपति रुद्रदेव को पराजित किया और कृष्णदेवराय ने उसे पराजित करने के बाद उदयगिरी पर अपना अधिकार कर लिया। और इस बात को देखते हुए जब उदयगिरी से कृष्णदेवराय अपनी राजधानी लौट रहा था तो अपनी राजधानी को लौटते हुए कृष्णदेवराय और उनकी जो पत्नियां थी तिरुमाला देवी और चिंता देवी, ठीक है, तिरुमाला देवी और चिंता देवी और कृष्णदेवराय, ठीक है, ये तीनों ही तिरुपति जाकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन इन्होंने किए और उनका धन्यवाद किया। कृष्णदेवराय ने जो है उदयगिरी से बालकृष्ण की एक सुंदर सी प्रतिमा खरीदी और उसे अपने विजयनगर राज्य में जो है स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। जो कृष्णदेवराय हैं कृष्णदेवराय ने बीजापुर को पराजित करके किया
और संपूर्ण रायपुर दोआब और संपूर्ण रायपुर दोआब पर अपना अधिकार कर लिया। जो कृष्णदेवराय हैं, इन्होंने बीदर और गुलबर्गा को भी पराजित किया और बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बीदर के सिंहासन पर बिठाया। ठीक है। और इस स्मृति में कृष्णदेवराय ने यवनराज स्थापनाचार्य नामक उपाधि धारण की। अलब्रुक ने फादर लुई को 1510 ईस्वी में भटकल में एक कारखाने बनाने की अनुमति लेने के लिए कृष्णदेवराय के पास भेजा। अब कृष्णदेवराय ने उसे कारखाना बनाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर। कृष्णदेवराय कारखाना बनाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। और वह शर्त क्या थी? बीजापुर से गोवा का क्षेत्र जीत ले। कि वह बीजापुर से गोवा का क्षेत्र जीत ले। ठीक है। कृष्णदेवराय ने एक ग्रंथ अमुक्त माल्यदा की रचना की, जिसमें राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की गई है। तो चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जो कृष्णदेवराय है, उन्होंने बीजापुर को भी पराजित किया और बीजापुर को पराजित करने के पश्चात उन्होंने संपूर्ण रायपुर द्वार पर जो है अपना अधिकार कर लिया।
उन्होंने बीदर और गुलबर्गा को भी पराजित किया और बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से छुड़वाया और कारागार से छुड़वाने के बाद जो बहमनी सुल्तान है महमूद शाह उन्हें बीदर के जो है सिंहासन पर बिठाया, यानी कि उन्हें बीदर का जो है शासक बनाया। इस स्मृति की याद में जो कृष्णदेव, स्मृति का मतलब होता है याद, इस याद में जो है कृष्णदेव राय ने एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम क्या था? यवना राज स्थापनाचार्य। उस उपाधि का नाम था यवना राज स्थापनाचार्य। यानी जितने भी शासक होते थे जब वे कोई नई उपलब्धि जो है हासिल करते थे, चाहे वह किसी क्षेत्र को जीतते थे या फिर कोई और नई उपलब्धि जो है धारण करते थे, कोई नई उपलब्धि हासिल करते थे, तो उपलब्धि हासिल करने के बाद वह कोई उपाधि धारण करते थे। तो इसीलिए जब बहमनी का सुल्तान है महमूद शाह, उसे कृष्णदेव राय ने जो है कारागार से जो है छुड़वाया और उसे बीदर के सिंहासन पर बैठाया। और इसी स्मृति में कृष्णदेव राय ने जो है एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम है यवन राज स्थापनाचार्य। जो अलब्रुक था उसने फादर लुई को 1510 में भटकल में एक कारखाना बनाने की परमिशन लेने के लिए कृष्णदेव राय के पास भेजा और कृष्णदेव राय ने जो है उसे अनुमति भी दे दी, उसे परमिशन भी दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। और वह शर्त क्या थी? कि उसे बीजापुर से गोवा का क्षेत्र जीत ले। ठीक है, कि वह जो है बीजापुर से गोवा का क्षेत्र जीत ले, ये उसकी जो है शर्त थी। कृष्णदेव राय ने एक ग्रंथ जो है उसकी रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम क्या है? अमुक्त माल्यदा, जिसमें राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की गई है। तो जो कृष्णदेव राय ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा, उस ग्रंथ में जो है राजनीतिक विचारों के बारे में और जो प्रशासनिक नीतियां हैं उसके बारे में जो है डिस्कशन किया हुआ है, विवेचना की हुई है। आगे पढ़ते हैं। यही नहीं, कृष्णदेव राय ने और भी अन्य कार्य किए थे, जैसे कि उसने कृष्णदेव राय ने विठल स्वामी तथा हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागला देवी के नाम पर नागलापुर नामक नगर बसाया। कृष्णदेव राय के समय उनके दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु के महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने
विवाह कर को समाप्त किया, विवाह कर को समाप्त किया, मुगल शासक बाबर, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। कृष्णदेव राय के समय ही पुर्तगाली यात्री बारबोसा तथा डोमिंगो पायस विजयनगर आए और उनके दरबार में रहे। कृष्णदेव राय ने हासपेट नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया। तो चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण भी जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, जो कृष्णदेव राय है उन्होंने जो है विठल स्वामी का मंदिर और जो हजारा मंदिर है इसका निर्माण जो है करवाया। इसके अलावा जो है कृष्णदेव राय ने आंध्र पितामह और अभिनव भोज की जो है उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी? आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि जो है वह कृष्णदेव राय ने धारण की थी। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागला देवी, उनकी माता का नाम क्या था? नागला देवी। तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागला देवी के नाम पर एक नगर जो है बसाया था। उस नगर का नाम क्या था? नागलापुर। ठीक है, उनके नाम पर ही नागलापुर नामक नगर बसाया था अपनी माता नागला देवी के नाम पर। कृष्णदेव राय के दरबार में जो है प्रसिद्ध तेलुगु के महान 8 विद्वान रहते थे, 8 विद्वान, और जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। कृष्णदेव राय के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे, इसीलिए उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज मीन्स 8। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त किया। जो कृष्णदेव राय था उसने जो है विवाह कर को भी समाप्त किया। मुगल शासक जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा था। जो कृष्णदेव राय है, ठीक है, मुगल शासक जो बाबर है उसने भी अपने जो है बाबरनामा में उनकी जो आत्मकथा है बाबरनामा उसमें कृष्णदेव राय को जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। किसने कहा है? बाबर ने। ठीक है, बाबर जो मुगल शासक बाबर है उसने अपनी आत्मकथा में अपनी जो जीवनी है लाइफ की उसमें जो है अपनी जो आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। तो उसमें कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। कृष्णदेव राय के समय ही पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस जो है विजयनगर आए थे और उनके दरबार में रहे। ठीक है, जो कृष्णदेव राय है उनके समय में ही पुर्तगाली यात्री बारबोसा और जो डोमिंगो पायस है ये विजयनगर आए और उनके दरबार में रहे। कृष्णदेव राय ने जो है हासपेट नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बनाया था। जो कृष्णदेव राय है उन्होंने एक और नगर की स्थापना की थी और एक और नगर बसाया था और उस नगर का नाम क्या है? हासपेट। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये हासपेट नगर है, इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। इन्होंने पहले अपनी माता के नाम पर एक नगर बसाया था, नागला देवी के नाम पर नागलापुर, और यहाँ पर इन्होंने अपनी पत्नी की याद में जो है एक नगर बसाया था जिसे कहते हैं हासपेट। आगे पढ़ते हैं। नुनिस लिखता है, नुनिस लिखता है कि कृष्ण देव राय ने अपने जीवन काल में ही कृष्ण देव राय ने अपने जीवन काल में ही अपने 6 वर्षीय तिरुमल्लाई राय को राजा बना दिया और सवै मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने लगा। उसका राज्याभिषेक किया गया और उसका राज्याभिषेक जो है लगभग 8 महीनों तक उसका उत्सव रहा। उसके राज्याभिषेक का उत्सव 8 महीनों तक मनाया गया, लेकिन इसी बीच वह बीमार पड़ गया। इसी बीच वह बीमार पड़ गया और मर गया। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण देव राय के मुख्यमंत्री कृष्ण देव राय के मुख्यमंत्री सालुवत्तिमा के पुत्र सालुवत्तिमा के पुत्र की पद मर्यादा कम हो गई थी, जिससे उसी ने राजकुमार को विष दे दिया और भरे दरबार में इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए उसे दंड दिया गया और विष दिया गया। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी कृष्ण देव राय ने करवाया। कृष्ण देव राय ने करवाया और 1530 ईस्वी में कृष्ण देव राय की मृत्यु हो गई।
तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। कृष्णदेवराय नुनिस लिखता है कि कृष्णदेवराय ने अपने जीवन काल में ही अपने 6 वर्षीय तिरुमलाई राय को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, उसे राजा बना दिया था और सवे जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने लगा। उसके राज्याभिषेक का जो उत्सव था वह 8 महीनों तक मनाया गया, लेकिन इसी बीच वह बीमार पड़ गया, यानी कि तिरुमलाई राय जो बीमार पड़ गया और वो है मर गया। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्णदेव राय का जो मुख्यमंत्री है जिसका नाम है सालुबत्तीमा, तो जब राजकुमार को गद्दी पर बिठाया गया तो सालुबत्तीमा के पुत्र की जो है पद मर्यादा कम हो गई थी, इसीलिए उसके पुत्र ने जो है वो राजकुमार को विष दे दिया और भरे दरबार में इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए जो है सालुबत्तीमा के पुत्र को दंड के रूप में विष दिया गया। ठीक है। उसके बाद है चिदम्बरम नामक मंदिर का निर्माण भी जो है कृष्णदेवराय ने करवाया था। 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। अच्युत देव राय के एक दरबारी कवि जिसका नाम था राजनाथ डिडिम, राजनाथ डिडिम, जो कि अच्युत देव राय का दरबारी कवि था। ठीक है। उसने अच्युत देव राय के जीवन काल में ही अच्युत देव राय के जीवन काल में ही एक रचना जिसका नाम था अच्युत राय भयुदय, अच्युत राय भयुदय नामक काव्य की रचना की थी, जिसमें अच्युत देव राय के जीवन काल के बारे में जानकारी मिलती है कि रचना की नुनिस घोड़े का व्यापारी था, नुनिस घोड़े का व्यापारी था। उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फरनाज नुनिस में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक का इतिहास का वर्णन किया। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं अच्युत देव राय, जिसका शासनकाल रहा था 1530 से 1542 ईस्वी। कृष्ण देव राय ने अपने जीवन काल में ही अपने चचेरे भाई जिसका नाम था अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि उस समय में कृष्ण देव राय का जो पुत्र था वो लगभग 18 महीने का था, यानी कि गद्दी के योग्य नहीं था, इतना छोटा था 18 महीने का। इसीलिए उसने अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन कृष्ण देव राय के जो जमाता थे उसने उसे गद्दी से उतारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन उसके प्रयासों को विफल करने के लिए जो अच्युत देव राय था उसने अपना जो सिंहासनावरोहण था, अपना जो राज्याभिषेक था, ठीक है, 2 स्थानों पर करवाया था। कौन कौन से? तिरुपति और कालाहस्ती। इन 2 स्थानों पर उसने अपना सिंहासनावरोहण करवाया था ताकि वह जो राम राय है उसके प्रयासों को विफल कर सके। इसके अलावा जो अच्युत देव राय है उसने नायकों पर प्रभाव जमाने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, इसका नाम था महामंडलेश्वर। ठीक है।
राजनाथ डीडी जो कि एक दरबारी कवि था अच्युत देव राय का, ठीक है, तो उसने जो है अच्युत देव राय के जीवन काल में ही जो है अच्युत देव राय के जीवन काल पर एक काव्य लिखा था जिसका नाम था अच्युत देव राय भयुदय। ठीक है, ये काव्य का नाम है अच्युत राय भयुदय, जिसमें जो है अच्युत देव राय के बारे में जो है जानकारी दी गई थी। नुनिज जो कि एक घोड़े का व्यापारी था, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो नुनिज था एक घोड़े का व्यापारी था, तो उसने अपनी पुस्तक जिसका नाम था क्रॉनिकल ऑफ फरनाज नुनिज, उसमें जो है नुनिज ने लिखा है विजयनगर साम्राज्य के जब शुरू हुआ था विजयनगर साम्राज्य, उसके प्रारंभ से लेके अच्युत देव राय के अंतिम वर्षों तक, अच्युत देव राय जो शासक है इसके जो है अंतिम वर्षों तक का जो इतिहास है उसका वर्णन जो है नुनिज ने अपनी इस पुस्तक में लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में, सदा शिवराव जिसका शासनकाल रहा था 1542 से 1570 ईस्वी, इसका शासनकाल रहा। 1543 ईस्वी में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा और 1567 ईस्वी तक राज्य किया। इसके शासनकाल में सत्ता राम राय के हाथों में थी। राम राय ने एक पुर्तगाली गवर्नर जोआ वर्डी कास्ट्रो के साथ 1547 ईस्वी में एक संधि की जिससे उसे घोड़ों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तलीकोटा की लड़ाई हुई जिसे बन्नी हट्टी या राक्षस तगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। इस युद्ध में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा की सम्मिलित सेनाओं ने
विजयनगर को मिलकर पराजित किया और राम राय को मार डाला। हिंदू इतिहासकारों के अनुसार राम राय के विरुद्ध 5 राज्य थे, जबकि मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार राम राय के विरुद्ध 4 राज्य थे। तो चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब बात करते हैं सदाशिव राय की। सदाशिव राय जिसका शासनकाल रहा था 1542 से 1570 ईस्वी। 1543 में सदाशिव राय जो है गद्दी पर बैठा और 1567 में तक इसने जो है राज्य किया था। इसके शासनकाल की जो वांगडोर थी वो राम राय के हाथों में थी। जो राम राय था इसने पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था जोआवर्डी कास्ट्रो उसके साथ जो है 1547 में एक संधि की थी। उस संधि के अनुसार जो है उसे घोड़ों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। 23 जनवरी 1565 में जो है एक तलीकोटा की लड़ाई हुई और जिसे इतिहास में बन्नी हट्टी या राक्षस तगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। इस युद्ध में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गुलकुंडा की जो है सम्मिलित सेनाओं ने सबने मिलकर जो है विजयनगर को पराजित किया और राम राय को मार डाला। जो हिंदू इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जो राम राय हैं उनके विरुद्ध उस समय में 5 राज्य थे और जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उनके अनुसार राम राय के विरुद्ध जो है उस समय में 4 राज्य थे। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। अब हम बात करते हैं आरविंदु वंश की। आरविंदु जिसका जो टाइम पीरियड है वो रहा था 1570 से 1652 ईस्वी। ठीक है, ये जो वंश था ये 1570 से 1652 ईस्वी तक रहा था और इस वंश में जो है सबसे पहले 1570 ईस्वी में तलीकोटा के युद्ध के पश्चात तिरुमल ने सदाशिवराव की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था आरविंदु वंश और आरविंदु वंश की स्थापना की। और पेनुगोडा या पेनकोटा को अपनी राजधानी बनाया। वेकंट द्वितीय इस वंश का प्रथम शासक था। सर्वप्रथम शासक था। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया।
वेकंट तृतीय की अनुमति लेकर वेकंट तृतीय की अनुमति लेकर राजा ओडियार ने श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। वेकंट तृतीय को यूरोपीय चित्रकार बहुत पसंद थे। यूरोपीय चित्रकार बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने अपनी सेवा में जेसुइट चित्रकार को अपनी सेवा में रखा। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। इसके बाद मैसूर मदुरा तथा तंजौर स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ तथा विजयनगर राज्य का पतन हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं आरविंदु वंश के बारे में। आरविंदु वंश जो है 1570 से लेके 1652 ईस्वी तक रहा था। 1570 में जो है जब तलीकोटा का युद्ध हुआ था तो 1570 ईस्वी में जो तिरुमल था उसने सदाशिव राय की हत्या कर दी और आरविंदु वंश की जो है यहाँ पर उसने स्थापना की और उसने अपनी राजधानी बनाया था पेनुगोडा या फिर पेनकोटा, यानी कई इतिहासकारों ने उसे पेनुगोडा कहा, कईयों ने जो है पेनकोटा, कई किताबों में भी जो है ये अलग अलग नाम दिए होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वेकंट तृतीय जो है इस वंश का सर्वप्रथम शासक था और उसने जो है चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। वेकंट जो तृतीय है उसकी अनुमति लेकर जो राजा ओडियार उसने जो है श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी नष्ट होने पर एक नए राज्य जिसका नाम था मैसूर राज्य, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, वेकंट तृतीय की अनुमति लेकर राजा ओडियार ने श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। यानी कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेकंट तृतीय की अनुमति लेकर कौन से राजा ने जो है श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तो आंसर होगा राजा ओडियार, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य की स्थापना की थी, तो आंसर होगा मैसूर राज्य की, ठीक है। वेकंट तृतीय को यूरोपीय चित्रकार बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने जो है जेसुइट चित्रकार को अपनी सेवा में रखा। इस वंश का अंतिम शासक जो है श्रीरंग तृतीय था। इसके बाद मैसूर, मदुरा और तंजौर जो है स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और विजयनगर राज्य का पतन हो गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके हाथों मिस ना हो जाए और आपको निरंतर ये जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।